नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हम उससे आगे यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 22 अक्टूबर 1296 में सुल्तान यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, जो कि उसका चाचा भी था और ससुर भी था, तो उसकी हत्या करवा दी और गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम उससे आगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम है, जो बचपन का नाम है, वो है अली गुरसप, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। सबसे पहले जो इस पर पद रहता है वो रहता है अमीरे तुजुक। ठीक है, जो कि इसे 1290 में मिलता है जब खिलजी वंश की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद 1296 में इसने भिलसा और देवगिरी पर आक्रमण किया, जो कि सुल्तान की बिना अनुमति से किया था। उसके बाद अमीरे तुजुक के बाद इसको कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी मिलती है। इससे पहले कड़ा का जो सूबेदार था वो था मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि उस विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद उसके स्थान पर यानी कि कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी दे दी अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, कब दे दी? 1291 में। ठीक है, उसके बाद इसने भिलसा और देवगिरी पर आक्रमण किया सुल्तान को बिना बताए। जब सुल्तान इससे मिलने के लिए कड़ा जाता है, जो कि इलाहाबाद में है, ठीक है, तो वहां धोखे से उसकी हत्या करवा देता है अलाउद्दीन खिलजी और सत्ता पर काबिज हो जाता है। और राज्याभिषेक हुआ इसका बलवन के लाल महल में। अगर प्रश्न आता है कि इसका जो राज्याभिषेक कहाँ होता है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए बलवन के लाल महल में। और इसने सिकंदर सानी यानी कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद इसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी और अपने आप को उपाधि धारण की। उस उपाधि का नाम है यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके शासनकाल में हुए विद्रोहों के बारे में। इसके शासनकाल में 4 विद्रोह हुए। तो इसके शासनकाल में जो पहला विद्रोह करता है वो करता है नुसरत शाह 1299 में। दूसरा विद्रोह करता है अलाउद्दीन का भतीजा अकत खां, जिसको पकड़कर मार दिया जाता है। ठीक है, तो 2 विद्रोह हो गए। तीसरा विद्रोह होता है अलाउद्दीन खिलजी के भांजे मलिक उमर और मंगू खां के नेतृत्व में। चौथा विद्रोह होता है दिल्ली के हाजी मौला के द्वारा, जिसका दमन हमीमुद्दीन के द्वारा कर दिया था। तो ये होते हैं इसके 4 विद्रोह इसके शासनकाल में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसने 4 अध्यादेश जारी किए थे। तो पहला अध्यादेश था अमीरों को दान के द्वारा या उपहार के द्वारा या पेंशन के रूप में दी गई भूमि वापस कर ली जाती है और उन पर टैक्स लगाया जाता है। दूसरा अध्यादेश है कि इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की और उसमें बरीद यानी गुप्तचरों का अधिकारी और मुनहीन की नियुक्ति की। मुनहीन का मतलब होता है जो गुप्तचर होते हैं उन्हें कहते हैं मुनहीन, और जो बरीद होता है उन्हें कहते हैं गुप्तचरों का अधिकारी। ठीक है, तो 2 अध्यादेश ये हो गए। तीसरा अध्यादेश जारी ये करता है कि इसके शासनकाल में शराब बिक्री, जुआ का खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। चौथा अध्यादेश जारी ये होता है कि अमीरों में जो वैवाहिक संबंध थे उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अमीरों के द्वारा जो पार्टियां होती थी उन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी किए गए 4 अध्यादेश। 4 विद्रोह हो गए, 4 इसके अध्यादेश हो गए। अब पढ़ेंगे हम कि इसके विजय अभियान। तो पहला अभियान भेजता है गुजरात के खिलाफ।
अगर प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहला अभियान कहाँ भेजा गया, तो पहला अभियान भेजा गया गुजरात। ये भेजा गया 1298 में। उस समय वहां का राजा था राजा कर्ण सिंह। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अहमदाबाद में अपनी सेना भेजता है। इसमें कर्ण सिंह पराजित होता है और भाग जाता है अपनी बेटी देवल को लेकर, लेकिन अपनी पत्नी कमला को वहीं छोड़ जाता है। उसको भेज देते हैं दिल्ली, जहां अलाउद्दीन उस कमला से शादी कर लेते। इसी अभियान के दौरान सेनापति नुसरत शाह ने जो किन्नर था मलिक काफूर, उसको खरीदा 1000 दीनार में, इसलिए उसे 1000 दीनारी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला अभियान हो गया गुजरात अभियान। दूसरा अभियान जाता है जैसलमेर के विरुद्ध 1299 में। इस अभियान का कारण था कि अलाउद्दीन की सेना में जो घोड़े चुराने को लेकर अभियान भेजा जाता है, वहां के शासक दूधा और तिलक सिंह के खिलाफ इसमें दोनों पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 अभियान हो गए, दोनों अभियान सफल अभियान माने जाते हैं। अगला अभियान होता है रणथंभौर का अभियान। हालांकि रणथंभौर का अभियान पहले भी जलालुद्दीन खिलजी के समय हो चुका था, वहां का शासक था हमीर देव। अब अलाउद्दीन खिलजी ने तीसरा अभियान भेजा। इस अभियान का कारण था, यह कहा जाता है कि मंगोल नेता मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन ने मंगोल नेता मोहम्मद शाह और केहब खां को पकड़ने के लिए सेना भेजी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि उस मोहम्मद शाह के और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी के संबंध थे। रणथंभौर के राजा की शरण में पहुंच जाता है। रणथंभौर का शासक हमीर देव ने उसे बचाने का वादा किया। अलाउद्दीन ने हमीर देव से मोहम्मद शाह को वापस करने के लिए कहा, लेकिन हमीर देव ने उसे वापस नहीं किया। इसलिए दोनों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में हमीर देव पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो जाती है। हमीर देव की रानी रंग देवी जौहर कर लेती है, यानी कि अग्निकुंड में अपने आप को जला लेती है। पहला होता है गुजरात के विरुद्ध, दूसरा होता है जैसलमेर के विरुद्ध और तीसरा होता है रणथंभौर के विरुद्ध 1301 में। ठीक है, चौथा अभियान होता है चित्तौड़ के विरुद्ध। शेरशाह सूरी के शासनकाल में एक कवि हुए थे मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उन्होंने काव्य लिखा पद्मावत। उसमें पहली बार पद्मावती का, रानी पद्मिनी का जिक्र होता है और उस काव्य के अनुसार जो कहानी बनती है वो ये है, अलाउद्दीन चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी पर मोहित हो जाता है। उसको पाने के लिए रतन सिंह को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इतिहास इसको सिर्फ एक काल्पनिक कथा मानते हैं, क्योंकि इतिहास में, किसी भी इतिहास में इसका जिक्र नहीं मिलता और इतिहासकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक काव्य है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचा गया था। अलाउद्दीन खिलजी और मलिक मोहम्मद जायसी के बीच लगभग 200 सालों का अंतर है। इसलिए इतिहासकारों का मानना है इन 200 सालों में कहीं भी रानी पद्मिनी का जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि इतिहासकार इसका जो कारण मानते हैं वो ये है कि गुजरात पर आक्रमण करने जब गया था तो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने उनको जाने के लिए रास्ता नहीं दिया और इन दोनों में उसी रास्ते के ऊपर दुश्मनी होती है और इन दुश्मनी का कारण ये होता है कि बाद में, यानी कि 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता। पांचवा अभियान होता है मालवा के विरुद्ध। यह होता है 1305 में। यहाँ का शासक था मेलक देव। मेलक देव का जो सेनापति था वो था हरनंद कोका। 1305 में मुल्तान के राज्यपाल यानी कि सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में आक्रमण होता है मालवा पर, जिसमें राजा मेलक देव और उसका सेनापति हरनंद कोका मारे जाते हैं और इसके साथ ही मालवा के साथ ही धारा नगरी उज्जैन पर भी अधिकार हो जाता है। अगला अभियान होता है इसका जालौर अभियान, जो कि होता है 1305 में। जालौर का शासक है चौहान वंशी कानड़ देव। हालांकि इसने 1304 में अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद
अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। इसलिए 1305 में अलाउद्दीन की सेना इस पर आक्रमण करने के लिए जाती है। इस अभियान में कानड़देव पराजित होते हैं और यह उत्तर भारत का सबसे अंतिम अभियान माना जाता है। अगर प्रश्न आता है कि उत्तर भारत का अलाउद्दीन का अंतिम अभियान कौन सा है, तो वो है जालौर का अभियान। इसके बाद अब अभियान शुरू होंगे दक्षिण के अभियान। ठीक है, तो ये उत्तर के अभियान है, जिसमें पहला अभियान है गुजरात का अभियान, दूसरा है जैसलमेर का अभियान, तीसरा है रणथंभौर का अभियान, चौथा है चित्तौड़ का अभियान, पांचवा है मालवा का अभियान और छठवां है जालौर का अभियान। ठीक है, तो जालौर का अभियान जो 1305 में होता है, यह उत्तर भारत का अंतिम अभियान माना जाता है। इसके बाद शुरू होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान। ठीक है, जिसमें पहला अभियान होता है दक्षिण में देवगिरी का अभियान। तो हालांकि देवगिरी पर अलाउद्दीन की सेना पहले भी विजय हासिल कर चुकी है। यह होता है देवगिरी का अभियान होता है 1307 या 8 में। वहां का शासक था यादव राजा रामचंद्र देव। पहले जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो रामचंद्र देव पराजित होता है, वार्षिक कर देने का वादा करता है, लेकिन उसका पुत्र शंकर देव कर देने से मना कर देता है। इसलिए अब सेना जाती है मोहम्मद काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर। रामचंद्र देव को पराजित कर लिया जाता है और देवगिरी जाते समय जो राजा कर्ण सिंह की पुत्री थी देवल, उसको भी लूट के माल के साथ दिल्ली भेज दिया जाता है और अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खां से उसकी शादी होती है। हालांकि रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन की सेना के समक्ष सरेंडर कर दिया। अलाउद्दीन में और राजा रामचंद्र देव में मित्रता हो जाती है। अलाउद्दीन रामचंद्र देव को रायन की उपाधि से विभूषित करता है और उसको सहायता देने का वचन देता है। रामचंद्र देव अलाउद्दीन का मित्र बन जाता है। अगले अभियान द्वार समुद्रम के अभियान में अलाउद्दीन की सेना की मदद करता है। तो अलाउद्दीन ने भी उसको गुजरात की नवसारी जागीर देता है। 1 लाख सोने के सिक्के भेंट करता है रामचंद्र देव को। ठीक है, तो अब अगला अभियान होता है द्वार समुद्रम का अभियान, जिसमें जो शासक है मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना का अगला अभियान होता है तेलंगाना अभियान। ठीक है, जो कि होता है 1309 में। वहां का शासक है प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, शासक कौन सा है? प्रताप रुद्रदेव। तेलंगाना में सोने की खान है, तो उस सोने की खान के लिए मलिक काफूर आक्रमण करता है। हालांकि आक्रमण से पहले ही जो राजा प्रताप रुद्रदेव था वो आत्मसमर्पण कर देता है। मलिक काफूर को भेंट करता है कोहनूर हीरा। अब अगला अभियान है द्वार समुद्रम का अभियान। ये होता है 1311 में। शासक है इसका वीर बल्लाल देव। वीर बल्लाल तृतीय। ठीक है, तो वीर बल्लाल ने भी मलिक काफूर के समक्ष अलाउद्दीन के सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। वीर बल्लाल के द्वारा मालाबार के अभियान में मलिक काफूर की मदद करता है। अगला अभियान है यानी कि अंतिम अभियान पांड्य का अभियान। इसमें 2 भाई हैं, सुंदर पांड और वीर पांड। तो भाइयों में हुए झगड़े में सुंदर पांड है वो हार जाता है और सुंदर पांड हारने के बाद मलिक काफूर की शरण में पहुंच जाता है। मलिक काफूर अपनी सेना के साथ वीर पांड पर आक्रमण करने के लिए पहुंच जाता है, जिससे पहले ही वीर पांड भाग जाता है। तो यह है दक्षिण भारत का अंतिम अभियान। दक्षिण भारत का अंतिम अभियान कौन सा है? पांडवों के विरुद्ध अभियान। उत्तर भारत का अंतिम अभियान कौन सा है? वो है जालौर का अभियान। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि उत्तर भारत का अंतिम अभियान है जालौर का अभियान, वहां का शासक कौन है? तो वहां का शासक है कानड़देव, जो कि चौहान वंशी शासक है। और दक्षिण भारत का अभियान है अंतिम, वो है पांडव के खिलाफ। ठीक है,
तो ये हो गए अभियान। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन का प्रशासन। मलिक काफूर लौटता है दिल्ली 1315 में। तो 1315 में लौटने से पहले 1312 में दोबारा से देवगिरी पर आक्रमण करता है। जो देवगिरी का शासक था और अलाउद्दीन का मित्र था रामचंद्र देव, जो वार्षिक कर के रूप में बहुत सारा धन देता था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव ने दिल्ली के साथ यानी कि अलाउद्दीन के साथ सारे संबंध खत्म कर दिए। तो उस पर चढ़ाई कर देता है मलिक काफूर। अगर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा कि अलाउद्दीन के शासनकाल में सर्वाधिक और सबसे भयानक मंगोल आक्रमण होते हैं। तो हम पढ़ेंगे मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण, पहला मंगोल आक्रमण होता है कादिर खां के नेतृत्व में। कादिर खां के नेतृत्व कब होता है? 1297-98 में होता है। कब होता है? तो यह होता है 1297-98 में होता है कादिर खां के नेतृत्व में। जो सेनापति होते हैं वो हैं उलूग खां और जफर खां, और ये इनका दोनों का युद्ध होता है, वो होता है मंजौर के निकट। ठीक है, जिसमें कादिर खां पराजित होता है। दूसरा आक्रमण होता है, दूसरा मंगोल आक्रमण होता है 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। जैसे कीली नामक स्थान पर इसमें जफर मारा जाता है। जफर की मृत्यु इसी आक्रमण के दौरान हो जाती है, जो कि अलाउद्दीन की सेना का सेनापति था। तीसरा आक्रमण होता है 1303 में तीरगी के नेतृत्व में। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन की सेना काफी थकी हुई थी, क्योंकि 1303 में चित्तौड़ अभियान को सफल करके लौटी थी। तो इसलिए अलाउद्दीन ने सीरी के महल को महफूज रखना ही सही समझा। इसी कारण 1304 में जो सीरी का महल है, तो वहीं पर राजधानी बनाई और उस महल की किलेबंदी की। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। इसमें क्या है, और एक सेनाए मंडी विभाग की स्थापना की। तो पहला है बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली, और इसी के दौरान होती है सेनाए मंडी। यह सेनाई मंडी एक बाजार का विभाग होता है, मंडी है जहां पर सभी व्यापारी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसके दौरान अगर कोई विक्रेता अपने सामान को अगर ऊंची कीमतों पर बेचता है तो उसके खिलाफ दंड की व्यवस्था भी की गई थी। तो ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक है जिसने बाजार को नियंत्रण किया, यानी कि भावों को नियंत्रण किया। कोई भी आदमी, कोई भी विक्रेता अपने सामान को ऊंची कीमतों पर नहीं बेच पाता था। उसकी कीमत सेनाई मंडी के द्वारा निर्धारित की जाती थी। दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसने अपनी सेना को स्थायी रखा, यानी कि स्थायी सेना का गठन किया और सेना को नगद वेतन दिया। अगर नगद वेतन की बात आती है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सेना को नगद वेतन दिया तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। एक तो स्थायी सेना रखी और दूसरा सेना को नगद वेतन दिया। इससे पहले क्या था, उससे पहले भूमि दी जाती थी सेना को। इसके बाद ये पहला सुल्तान है जिसने घोड़े दागने की प्रथा चालू की, यानी कि घोड़ों पर चिन्ह बनाया, इससे सेना में कोई और घोड़ा या और कोई आदमी सेना में प्रवेश न कर सके, और सैनिकों का हुलिया तैयार किया गया। और पहली बार ही भूमि की पैमाइश की गई। इससे पहले क्या था
कि सबको जो अमीरों को क्या दिया जा रहा है कि अमीरों को भूमि दी जा रही थी, तो उन भूमि को दोबारा से लेकर जब्त करके दोबारा से भूमि की नाप की गई और उस पर लगान लगाना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर नए लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर नए लगाए थे। 2 नए कर, वह है गड़ी कर और चरी कर। गड़ी कर का मतलब है कि अगर कोई अपना मकान बनाता है तो मकान बनाने के लिए उसको कर देना पड़ेगा, यानी कि नए मकान बनाने के लिए भी टैक्स दिया जाने लगा। और चरीकर का मतलब है कि अगर कोई सरकारी भूमि पर किसी के जानवर चरते हैं तो उसको टैक्स देना पड़ेगा जो राजस्व में जाएगा। तो 2 कर नए लगाए, गड़ी कर और चरी कर। दीवाने मुस्तखराज, ये किस लिए है? कर्मचारियों के करप्शन को रोकने के लिए एक पद बनाया, वह है दीवाने मुस्तखराज, दीवाने रसालत। ये क्या है? ये है विदेश मंत्री। क्या है? विदेश मंत्री। ठीक है, तो ये है इसका प्रशासन। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसके द्वारा किए गए सफल अभियानों के बारे में, उसके शासन में हुए सभी विद्रोहों के बारे में, उसके शासनकाल में हुए मंगोल आक्रमण के बारे में, उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।